Hello students, welcome to Persistence Gate Academy. We are having a gate lecture on electric networks. So yesterday we have studied about the current, that is current I was given by I is equal to dq upon dt, rate of change of charge with respect to time, rate of change of charge with respect to time. And voltage it is given by V is equal to dw upon dq, means it is the rate of change of work done with respect to charge. So we have studied about current and voltage. Now what we know that power is the rate of change of work done with respect to टाइम. ठीक है, हमें पता है कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर इट इज गिवन बाय डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. पावर हमको मिलता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी. इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू मल्टीप्लाई बाय डी क्यू अपॉन डी टी. इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हमारा क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हमारा वोल्टेज है. तो पावर बनेगा एक वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है, डी क्यू बाई डी टी हमारा टाइम है. तो इस तरह से हमको मिल जाता है पावर इट इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टाइम, सॉरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट. हियर पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट. यहाँ पर कौन सा वोल्टेज होता है, V एंड I आर इन फेज, V एंड I आर इन फेज, दोनों सेम फेज में हो ऐसा वोल्टेज और करंट है. इसी तरह से जब हम लोग एसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है कि इंडक्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट में V एंड I आर इन नॉट फेज, तो वी विल बी यूजिंग वेक्टर्स. इन दैट वी विल गेट VI cos phi. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे हमको VI cos phi मिलता है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं, पावर एब्जॉर्ब्ड वर्सेस पावर डिलीवर्ड. ठीक है, पावर एब्जॉर्ब्ड वर्सेस पावर डिलीवर्ड को हम लोग को स्टडी करना है. तो पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड का मतलब ये समझते हैं हम लोग, किसी भी सोर्स में, बेसिकली सोर्स ही पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर दोनों की कैपेबिलिटी रखता है. तो किसी भी सोर्स में अगर पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्टेज, if current is going inwards toward the positive end of the voltage, पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्टेज से करंट अगर इनवर्ड जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं पावर. एक मिनट, इफ इन अ सोर्स, किसी भी सोर्स में अगर पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल, पॉजिटिव एंड ऑफ द वोल्टेज के अंदर अगर करंट एंटर कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे द सोर्स इज absorbing the power. The source is absorbing the power. If the positive end of the voltage current is coming out, current इससे बाहर निकल रहा है, तब ये मानते हैं हम लोग कि ये सोर्स जो है पावर डिलीवर कर रहा है. एंड द पैसिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो पावर को जनरेट नहीं करते, जो सिर्फ पावर को एब्जॉर्ब, दे ऑलवेज एब्जॉर्ब पावर. पैसिव एलिमेंट्स ऑलवेज एब्जॉर्ब्स पावर, ऑलवेज absorbs
पावर। पैसिव एलिमेंट हमेशा क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, दिस इज अ 4 वोल्ट सोर्स, देन देयर इज अ करंट सोर्स of 5 ampere, then there is a current source of 3 ampere, then again there is a battery of 6 volt, there is a current source of 9 ampere on this direction, again there is a battery of 9 वोल्ट। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज फाइंड पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड बाय ईच ऑफ द सोर्सेस। हमसे पूछ रहा है दिस, ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड बाय ईच ऑफ द सोर्सेस। तो चलिए इसको देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो 5 एम्पियर यहाँ पर एंटर कर रहा है, 5 एम्पियर, इसमें से 3 एम्पियर लीव कर रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, 2 एम्पियर इज गोइंग ऑन दिस साइड। अब यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 9 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पर से करंट की वैल्यू हो जाएगी 5 + 9, आंसर आ जाएगा 14 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 9 एम्पियर आ रहा है, तो टोटल एड अप होकर के करंट यहाँ पर जाएगा और करंट का वैल्यू हो जाएगा 9 + 3 12 एम्पियर। सो इन दिस सोर्स the current is coming out of the battery which is 12 ampere. In this source also the current is coming out of the battery, that is 2 ampere. In this source the current is going into the battery, that is 14 ampere. ठीक है, ये हमको मिल गया इतना। तो अब हमको क्या करना है, व्हाट इज द पावर, ये जो है सोर्स 9 वोल्ट सोर्स, 4 वोल्ट सोर्स और 6 वोल्ट सोर्स में क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक काम और करते हैं हम लोग, ये सोर्स का हम लोग को भी पावर निकालना है। ठीक है, दिस वी नीड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ दिस सोर्स ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सपोज वी टेक दिस वोल्टेज एज 0 वोल्ट, इस वोल्टेज को हम लोग 0 वोल्ट लेते हैं, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 वोल्ट आना चाहिए। तो 4 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा +4 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए। तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट कैसे होगा, जब यहाँ पर -2 वोल्ट होगा। ठीक है, क्यों, 4 माइनस ऑफ -2 इट विल बिकम +6, इसलिए यहाँ पर -2 वोल्ट होगा। अब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज कितना आएगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, 4 माइनस ऑफ -5 इट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा -5 और -2, आंसर हो जाएगा ये ज़्यादा पोलैरिटी का ये है, -2 इज ग्रेटर देन -5, तो ये प्लस और ये माइनस, इसका वोल्टेज हो जाएगा 3 वोल्ट। यहाँ पर देखिए ये 0 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर 2 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी पोलैरिटी इससे ज़्यादा है, तो ये प्लस और ये माइनस और ये हो जाएगा 5 वोल्ट। आई बात समझ में। तो हमको करना क्या है, हमको सारे सोर्सेज का वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट कर लेना है। तो अगर अब देखो ये एकदम आसान हो गया, यहाँ पर व्हाट इज द पावर, पावर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ P, इट विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो जाएगा 109 वाट। और क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रही है, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसमें देखिए 6 वोल्ट है और 14 एम्पियर है, पावर विल बी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इट इज इन माइनस। वाई माइनस, इट इज
एब्जॉर्बिंग द पावर, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो प्लस में है वो पावर डिलीवर कर रहा है, जो माइनस में है उसको पावर एब्जॉर्ब मान रहा है। तो ये हो जाएगा 84 माइनस 84 वॉट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाले करंट में, इसमें क्या है कि करंट इज कमिंग इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो द पावर विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27 वॉट। और ये भी माइनस में, क्यों? करंट प्लस पॉइंट से एंटर कर रहा है, इसलिए ये भी माइनस में होगा। यहाँ पर देखिए इसका पावर एब्जॉर्ब निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 15 वॉट। और देखिए माइनस में होगा कि प्लस, प्लस के अंदर करंट एंटर कर रहा है इसलिए माइनस, ये भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका पावर हो जाएगा P विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 वॉट। और पॉजिटिव एंटर से बाहर निकल रहा है, इसी कारण से इसका भी पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8 वॉट। यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो यहाँ का भी पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा टोटल पावर देखिए, यहाँ का 109 वॉट, यहाँ का माइनस 84 वॉट, यहाँ का प्लस 8 वॉट, यहाँ का प्लस 10 वॉट, यहाँ का माइनस 15 वॉट, यहाँ का माइनस 27 वॉट। आया समझ में? तो ये हमारा टोटल पावर। बाद में अगर आपको चेक करना है, हाउ टू चेक? टू चेक टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर्ड। जितना भी पावर एब्जॉर्ब होगा वो टोटल पावर डिलीवर के बराबर होगा। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब को नोट कर, पावर एब्जॉर्ब को ऐड कर लेते हैं। पावर एब्जॉर्ब्ड इट इज इक्वल टू, ये माइनस 84, तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, प्लस 84। उसके बाद ये 27, इसको भी प्लस में लिखे, ये वाला प्लस में है, ये माइनस है, तो ये 15, सारे माइनस वाले को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये भी प्लस में है, ये माइनस 15 ऐड कर दिए हैं। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सोर्सेस है, तो 3 सोर्सेस आर एब्जॉर्बिंग पावर। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। चार 11 126 आ जाएगा, 126 वॉट। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल पावर डिलीवर्ड। टोटल पावर डिलीवर्ड इट इज इक्वल टू 108, एक ये 108 है, फिर 10 है, प्लस तीसरा है 8, तो 108 प्लस 18, तो 108 प्लस 18 करेंगे तो 126 वॉट। तो इससे आपका क्लियर होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पॉजिटिव एंड से करंट अगर निकलता है, इफ करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड, देन वी टेक दैट पावर टू बी पावर डिलीवर्ड, एंड इफ करंट इज एंटरिंग इनटू द पॉजिटिव एंड, देन वी टेक दैट पावर टू बी नेगेटिव, पावर एब्जॉर्ब्ड और नेगेटिव पावर। किसी किसी सिनारियो में जब पावर सिस्टम की आप लोग पढ़ाई करेंगे तो पावर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो पावर डिलीवर्ड होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। लेकिन बेसिकली वही है कि अगर आप पावर एब्जॉर्ब को पॉजिटिव लेते हैं तो पावर डिलीवर्ड को आपको नेगेटिव लेना होगा, और अगर पावर डिलीवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो पावर एब्जॉर्ब को नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन अलग अलग केस में अलग अलग लिया जाता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन इस तरह से ले रहे हैं कि पावर डिलीवर्ड, इफ द सोर्स इज डिलीवरिंग द पावर, देन दैट सोर्स विल बी कॉल्ड एज, the power of that source will be taken as positive, and if the source is absorbing power, then power of that source is taken as to be negative. Clear? चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। सेम क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द पावर एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड
बाय ईच सोर्सेस, हर एक सोर्स में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना पावर डिलीवर हो रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले केसीएल, मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट फॉर्म में बताता हूँ जिन लोगों को थोड़ा केसीएल वगैरह में प्रॉब्लम होता है। तो आप देखिए जो जिस ब्रांच का करंट हमको नहीं पता उस ब्रांच के करंट को एज्यूम कर लीजिए। इस करंट को मैं मान लेता हूँ I1। ठीक है, डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लीजिए, अपने अनुसार उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस ब्रांच का करंट हमें पता 6 एम्पियर, इस ब्रांच का करंट हमें नहीं पता, इसको हम लोग ले लेते हैं I2, और इस ब्रांच का भी करंट हमें नहीं पता, इस करंट को हम लोग ले लेते हैं I3। ठीक है, आपको करना बस यही है कि कोई भी अपने मन से, ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है उस हिसाब से आप करंट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि आप केसीएल लगाइए हर नोड में, इस नोड में केसीएल लगाइए, इस नोड में केसीएल लगाइए और इस नोड में केसीएल लगाइए। ठीक है, तो केसीएल अगर हम लोग लगाते हैं तो टोटल करंट इनकमिंग, यहाँ पर इसको नोड 1 कह देता हूँ, इसको मैं नोड 2 कह देता हूँ और इसको नोड 3 एज्यूम कर लेता हूँ। तो एट नोड 1 7 एम्पियर करंट, टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल करंट आउटगोइंग। टोटल इनकमिंग करंट को लिख लीजिए, 7 करंट ओनली इज इनकमिंग करंट, 7 एम्पियर करंट जो है यही इनकमिंग करंट है। और आउटगोइंग करंट क्या क्या है हमारा, I1 है और प्लस 5 एम्पियर है। तो अगर आप I1 को देखेंगे 7 - 5 इट विल बी इक्वल टू I1, तो आपको I1 मिल गया यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, अब दूसरा एट नोड 2 में हम केसीएल लगाते हैं। नोड 2 में केसीएल अगर लगाएंगे तो टोटल करंट इनकमिंग मतलब I1 इज इनकमिंग, टोटल करंट आउटगोइंग इज 6 प्लस I2। I1 की वैल्यू आपने निकाला है, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 6 प्लस I2। तो अगर आप I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2 इज इक्वल टू 2 - 6 डैट इज -4 एम्पियर। मतलब कि आपने जो करंट एज्यूम किया है उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर दीजिए और उसके वैल्यू को पॉजिटिव बना दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ये 4 एम्पियर। ठीक, अब नोड 3 में देखते हैं। एट नोड 3 में अगर बात करते हैं तो कौन सा करंट इनकमिंग है, I3 और 6 इनकमिंग है। I3 प्लस 6 इट इज इक्वल टू 7 एम्पियर, इट इज आउटगोइंग। तो आपको यहाँ पर से I3 मिल जाएगा 7 - 6 डैट इज 1 एम्पियर। मतलब आप अपने करंट के अनुसार करंट को, अपने एज्यूम्ड डायरेक्शन के अनुसार करंट को निकालिए। अगर वो वैल्यू आपको नेगेटिव मिलता है तो आप अपने एज्यूम्ड डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए और उस करंट को पॉजिटिव बना दीजिए। तो यहाँ पर का आपको करंट मिल गया 1 एम्पियर। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, हमको हर जो करंट सोर्स है उसका वोल्टेज भी निकालना है। हम लोग वोल्टेज सोर्स का करंट निकाल लिए, अब सारे करंट सोर्स के वोल्टेजेस को भी आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको समझ लीजिए बात को, कि हम लोग नोडल लगाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 4 नोड्स हैं, इस एक नोड को आप 0 बना लीजिए। जितना भी आपके पास नोड होगा, 4 होगा तो 4 में से एक, मतलब एक को आप 0 वोल्ट बना लीजिए, 3 नोडल वोल्टेज बचेंगे। उसी तरह से अगर आपके पास 3 वोल्ट नोड होंगे तो आप एक को 0 वोल्ट बना लीजिए, तो आपको 2 नोड वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सर्किट के अनुसार हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 वोल्टेजेस हैं, ये और ये। अब आप देखिए वोल्टेज V1 - V2 की वैल्यू कितना आना चाहिए, V1 - V2, वोल्टेज V1 - V2। V1 एंड V2 आर नोड वोल्टेजेस, इसका वोल्टेज को हम V1 मान लिए हैं, इस नोड वोल्टेज को V2 मान लिए हैं, इस वोल्टेज नोड वोल्टेज की वैल्यू V3 मान लिए हैं। तो V1 - V2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 15 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल गया। उसके बाद V2 - 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, V2 - 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इससे आपको V2 की वैल्यू मिल गई 10 वोल्ट। अब ये V2 की वैल्यू पहले एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, V1 - 10 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी 15 + 10 दैट इज 25 वोल्ट।
आपको 25 वोल्ट मिल गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं V3 माइनस 0 इट इज इक्वल टू 5, V3 माइनस 0 इट इज इक्वल टू 5, सो V3 विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। V3 क्या आपको मिल गया 5 वोल्ट। नाउ वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 एम्पियर, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ का नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज अक्रॉस 5 एम्पियर इट इज विल बी इक्वल टू V1 माइनस, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस 5 एम्पियर सोर्स इट इज इक्वल टू V1 माइनस 0 डैट इज इक्वल टू 25 माइनस 0 डैट इज 25 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज मिल गया 25 वोल्ट। नाउ this 7 ampere current source, we take this voltage as positive, this voltage as negative. So voltage across the 7 ampere source it will be equal to V1 minus V3। 7 एम्पियर का जो सोर्स है उसके एक तरफ V1 है, दूसरे तरफ V3 है, तो V1 माइनस V3 ही हमारा होगा। V1 की वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग निकाले हैं 25, V1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 25 वोल्ट, माइनस V3 की वैल्यू हमारी 5 वोल्ट है, तो वोल्टेज अक्रॉस 7 एम्पियर सोर्स इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पर आपका आएगा 20 वोल्ट। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 एम्पियर सोर्स। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको V6 एम्पियर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिखा हूँ V5 एम्पियर एंड दिस इज V7 एम्पियर। So what will be the voltage across 6 ampere source? V6 ampere source it will be equal to V2 minus V3, V2 minus V3, V2 minus V3। V2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10 और V3 की वैल्यू हमारी आई है 5, ये आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। V6 एम्पियर सोर्स इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कैसी पोलैरिटी बना रहे हैं। अगर ये प्लस और ये माइनस बनाते हैं तो आपको V1 माइनस V3 लेना होगा। अगर आप इसको प्लस और इसको माइनस बनाते तो आपको V3 माइनस V1 लेना पड़ता। हर किसी सिनारियो में आप जैसा भी पोलैरिटी लेंगे आपको आंसर सेम मिलने वाला है। मैंने रैंडमली इसमें पोलैरिटी सिलेक्ट कर दिया है, थोड़ा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के, कि V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा आई थी, इसलिए ये देखो इसके क्रॉस का वोल्टेज, ऑब्वियसली ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने इसको पोलैरिटी प्लस बनाई है। यहाँ पर अगर देखोगे तो V1 माइनस V3, V1 की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसको मैंने प्लस बनाई। जो वोल्टेज ज़्यादा है यहाँ पर V2 माइनस V3 करना है, V2 ज़्यादा है इसलिए V2 के साइड को प्लस बनाया मैंने। अगर आप बाई मिस्टेक उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए कि आप ऐसा न करके बाई मिस्टेक इसको प्लस ऐसा माइनस कर दिए होते, तब आपको क्या करना होता, V3 माइनस V1 करना होता, 5 माइनस 25 करते आंसर माइनस 20 वोल्ट आ जाता। माइनस का मतलब है कि हमने पोलैरिटी गलत लिया है, तो पोलैरिटी को आप चेंज करके उसको वापस प्लस बना सकते हैं, आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि आपको पोलैरिटी क्या लेनी है, आप रैंडमली अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग पावर की बात करते हैं। पावर बाय 5 एम्पियर सोर्स, 5 एम्पियर सोर्स का पावर हम लोग को देखना है। तो 5 एम्पियर सोर्स का वोल्टेज कितना है 25 और 5 एम्पियर सोर्स का करंट कितना है 5, आंसर आ जाएगा 125 वॉट। ये निकाल लिया करिए, फिर देखिए कि आपका पोलैरिटी क्या होगा, मतलब पावर प्लस में होगा, पावर एब्जॉर्ब्ड होगा कि पावर डिलीवर होगा। देखिए करंट का फ्लो ऐसा है तो करंट यहाँ से प्लस से एंटर कर रहा है और माइनस से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर पावर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 125 वॉट। एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब्ड, पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो या तो आप माइनस में लिख सकते हैं या पावर एब्जॉर्ब कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट व्हाट इज द पावर बाय 15 वोल्ट सोर्स। 15 वोल्ट सोर्स का वोल्टेज है 15 और उसका करंट है मेरा I1 की वैल्यू आया है 2 एम्पियर। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 30 वॉट। अब चेक करेंगे कि पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ये देखो प्लस के अंदर एंटर कर रहा है, इसलिए ये वाला पावर भी क्या होगा, ये वाला पावर भी पावर एब्जॉर्ब्ड ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पावर बाय दिस 10 वोल्ट सोर्स। तो पावर बाय दिस 10 वोल्ट सोर्स इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज इज 10 वोल्ट
and the current is 4 ampere, so you will get 40 watt. अब हम चेक करते हैं कि पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। करंट पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से निकल रहा है, इसलिए यहां पर पावर डिलीवर हो रहा है, पावर इज बीइंग डिलीवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं पावर बाय 6 एम्पियर सोर्स। सो द वोल्टेज ऑफ द 6 एम्पियर सोर्स इज, voltage of the 6 ampere V6 ampere is 5 volt multiply by the current of the 6 ampere is 6, आंसर आ जाएगा आपका 30। और यहाँ पर जो करंट है वो प्लस में एंटर कर रहा है, इसी कारण से ये वाला पावर भी क्या होगा, एब्जॉर्बिंग पावर होगा, पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। अब इसकी बात करते हैं 5 वोल्ट सोर्स की। 1 एम्पियर है, ठीक है। तो पावर बाय 5 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज इज 5, करंट इज 1, दैट इज 5 वॉट। और क्योंकि करंट पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से निकल रहा है, इसलिए ये पावर भी डिलीवर्ड पावर होगा, डिलीवर्ड पावर होगा। अब बात करते हैं लास्ट में फाइनली द पावर बाय 7 एम्पियर सोर्स, it is equal to power in 7 ampere source is V of 7 ampere. What is V of 7 ampere? This 20 volt multiply by the current of 7 ampere is 70, आंसर आ जाएगा 140 watt। और यहाँ पर भी प्लस से करंट बाहर निकल रहा है, इस कारण से ये भी पावर डिलीवर्ड हो जाएगा, ये भी पावर डिलीवर्ड होगा। अब टोटल पावर डिलीवर्ड 140 plus 5 plus 40 185, total power absorbed 125 plus 30 155 plus 30 185, total power absorbed, total power delivered, it is equal to 185 watt, and total power absorbed it is also equal to 185 watt। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि पावर एब्जॉर्ब कब होता है और पावर डिलीवर्ड कब होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपनी टॉपिक को देखते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। पहला क्लासिफिकेशन है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स किसको कहेंगे? लीनियर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which obeys ओम्स लॉ। ठीक है, जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग लीनियर एलिमेंट कहते हैं। अगर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं लीनियर एलिमेंट में, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये इसको हम लोग लीनियर एलिमेंट कहेंगे, जो स्ट्रेट लाइन होगा और पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। या तो ऐसा भी ग्राफ चल जाएगा, ये वाला भी हमारा लीनियर एलिमेंट ही होगा, इधर सेकंड या सेकंड एंड फोर्थ और फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें हमारा ग्राफ होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसमें करंट को हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस में लेते हैं, करंट को वाई एक्सिस एंड वोल्टेज को एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर की बात करें तो इन नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स डोंट फॉलो ओम्स लॉ। नॉन लीनियर एलिमेंट जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर एक आइडियल रजिस्टर को कहा जाए जो कि वेरी लो रजिस्टिविटी, वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट होते हैं, एलॉय वगैरह, जैसे मैंगनीन। अगर मैं बात करूं कि मैंगनीन एलिमेंट, मैंगनीन अलॉय
and constantan. These two alloy somewhat follows Ohm's law. कुछ हद तक वो Ohm's law को फॉलो करते हैं, बट ज़्यादातर एलिमेंट्स Ohm's law को फॉलो नहीं कर पाते. तो practically most of the elements आर नॉन लीनियर. बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं. अगर आप नॉन लीनियर का एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दे सकते हैं तो वो आपका डायोड है. ठीक है, कैसे? डायोड की जब VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बनाते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायोड की फॉरवर्ड बायस में VI कैरेक्टरिस्टिक्स. तो डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से आती है. आफ्टर द नी वोल्टेज द करंट राइजेस मच, बट बिफोर द नी वोल्टेज द राइज इन द करंट इज नॉट वेरी मच. तो इस कारण से अगर करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड का बनाते हैं, तो हमको ये मिलता है नॉन लीनियर कर्व मिलता है. रेजिस्टेंस का अगर आप बनाएंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ दिखेगा. जब तक टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में वेरिएशन अधिक नहीं होता, तब तक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करता है. लेकिन जब टेम्परेचर में वेरिएशन बढ़ जाता है, हीटिंग बढ़ जाती है, तब रेजिस्टेंस भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता. उसी तरह से हालत है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का. उसमें भी जो ओम्स लॉ फॉलो होता है तब तक जब तक उसमें ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आता. नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में. सेकंड क्लासिफिकेशन इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स? एक्टिव एलिमेंट्स आर एबल टू डिलीवर पावर. एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो पावर को डिलीवर कर सकते हैं. दे कैन एब्जॉर्ब पावर ऑल्सो, बट दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिलीवर पावर. ठीक है, दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब पावर, दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब पावर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम they are meant to deliver power. ठीक है, इसको बनाया जाता है पावर डिलीवर करने के लिए. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों ने फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ा होगा. फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 4 थायरिस्टर का यूज़ करते हैं. फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर की मैं बात कर रहा हूँ. फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं. 4 थायरिस्टर यूज़ किए जाते हैं. एंड द लोड इज कनेक्टेड लाइक दिस. सॉरी, दिस इज द ब्रिज. द सप्लाई इज कनेक्टेड लाइक दिस एंड द लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस. ठीक है, फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर. अब जब इसमें अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री हम लोग पुट करते हैं, जब अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स. पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स. सोर्स जो होता है वो पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है. ठीक है, सोर्स कैसे पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है? अगर हम लोग देखेंगे कि करंट वर्सेस टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन, अगर हाईली इंडक्टिव सर्किट होता है तो करंट वर्सेस टाइम का जो कर्व आता है हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है. और अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम का कर्व अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज वर्सेस टाइम का कर्व अगर देखते हैं तो आपका इस तरह से आता है, नेगेटिव. तो वोल्टेज और करंट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आता है. मतलब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है. ये जो सोर्स है वो हमेशा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है. इस तरह से हमको क्या मिलता है, इसको ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है. ये जो सोर्स है ये एक एक्टिव एलिमेंट है जो कि पावर को एब्जॉर्ब भी कर पा रहा है और जो पावर को डिलीवर भी कर पा रहा है.
ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? विच आर नॉट एबल टू डिलीवर पावर। पैसिव एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू डिलीवर पावर, they always absorb power, they always absorb पावर। ये हर समय पावर को बस एब्जॉर्ब करते हैं, पावर को डिलीवर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर आ जाता है आपका एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। क्या होता है यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट्स? एलिमेंट्स in which flow of current occurs only in one direction। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें डायोड में, एक डायोड में करंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायोड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाता है, नॉट पॉसिबल टू फ्लो। तो डायोड क्या कहलाएगा? डायोड विल बी कॉल्ड एज, डायोड इज यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, डायोड क्या कहलाएगा? यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट के। बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स इन विच flow of current can be in both direction, जैसे अगर बात करें रेजिस्टेंस की, बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में करंट ऐसा भी फ्लो कर सकता है, रेजिस्टेंस में करंट उल्टा भी फ्लो कर सकता है। इस कारण से जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये रेजिस्टेंस इज द बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। रेजिस्टेंस इज द बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। रेजिस्टेंस को हम लोग बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। और जो दूसरे तरह से क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, एलिमेंट्स whose parameters changes with time, elements whose parameters changes with time, जो टाइम के अनुसार जिसके पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होगा, रेजिस्टेंस समय के अनुसार उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसको टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहेंगे। अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू समय रहते हैं वो तो काफ़ी समय अंतराल में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए तो उसको टाइम इनवेरिएंट कहेंगे। तो एलिमेंट्स whose parameter doesn't changes with time, जिसके टाइम के अनुसार पैरामीटर चेंज नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड
टाइम वेरिएंट एलिमेंट, यहाँ पर आर कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, उसको टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। लम्प्ड पैरामीटर, parameters assumed to be concentrated, parameter assumed to be concentrated at one place। जैसे क्या है, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस उसके हर पॉइंट में होता है, बट हम लोग रेजिस्टेंस कंप्लीट वायर के रेजिस्टेंस को एक पॉइंट में एज्यूम कर लेते हैं, इसी कारण से उसको लम्प्ड पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, द पैरामीटर्स इफ पैरामीटर्स आर नॉट assumed to be concentrated at one place। मतलब क्या होता है कि इसका आपको एप्लीकेशन मिलेगा पावर सिस्टम की स्टडी में। पावर सिस्टम में जब हम लोग शॉर्ट और मीडियम लाइन की स्टडी करते हैं तब हमको ये हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पैरामीटर्स हैं उसको एक जगह कंसंट्रेट होकर के माना जाता है। ठीक है, कितना भी किलोमीटर लाइन हो उसके रेजिस्टेंस को एक जगह माना जाता है। ठीक है, उसमें पाई सर्किट नहीं तो टी सर्किट के जैसा उसको बना करके उसके कैलकुलेशन को किया जाता है। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम लोग पैरामीटर्स को कंसंट्रेट कर देते हैं, एज्यूम कर देते हैं, तो उसके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको डिफेक्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग कैलकुलेशंस हमको मिलते हैं। जिस कारण से जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग बात करते हैं तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर्स को एक जगह कंसंट्रेटेड या एक जगह लम्प्ड नहीं माना जाता है। तो वहाँ पर आपको मेन एप्लीकेशन मिलेगा आपका लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोग अलग अलग थ्योरम्स और उसकी स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।